हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टेटो स्टडी पॉइंट में, जिसमें हमने 2 क्लासें ली थी एएनएम से रिलेटेड, एएनएम के टॉपिक से रिलेटेड। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने आपको निमोनिया को कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें हमने क्या किया था, आपको डेफिनेशन बताई थी निमोनिया की, उसके आपको कोज बताए थे, सिम्टम बताए थे, डायग्नोसिस बताया था और नर्सिंग मैनेजमेंट हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर से एक नया टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड, वही एएनएम से रिलेटेड, एएनएम के सब्जेक्ट से रिलेटेड और एएनएम के सिलेबस से रिलेटेड। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अस्थमा। वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, निमोनिया भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी और ये भी क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। देखो एक्चुअल में अस्थमा होता क्या है। अस्थमा बूढ़ों को भी हो सकता है, मतलब ओल्ड एज को भी हो सकता है और छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अस्थमा क्या है, एक एलर्जी कंडीशन होती है, मतलब एक एलर्जी रिएक्शन होती है अस्थमा। तो वो बच्चों को भी हो सकता है और अडल्ट को भी हो सकता है। इसमें कोई भी किसी भी एज का क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि अडल्ट को होगा या फिर किसी बच्चों को होगा, किसी भी एज में अस्थमा हो सकता है ना। तो देखो एक्चुअल में अस्थमा होता क्या है, देखो हमने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाना। अपने जो लंग्स से ऊपर क्या है, ब्रोंकस होते हैं, उस एलर्जी कंडीशन के कारण क्या होता है, ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाता है। मतलब अगर ये मानो कि हो क्या रहा है कि जब आप रेस्पिरेशन लेते हो, श्वास लेते हो, उसमें क्या होगा कि जो एयर जाती है लंग्स के अंदर वो ब्रोंकस के माध्यम से अंदर पहुंचती है। अब हो क्या रहा है कि उस ब्रोंकस के अंदर क्या हो गया, स्पाज्म हो गया। समझ रहे बात को, कि उस ब्रोंकस के अंदर स्पाज्म हो गया, मतलब अब वो जो ब्रोंकस है वो नैरो हो गई। समझ रहे बात को, इस तरीके से जैसे मान नैरो कंडीशन क्या होती है कि नैरो जैसे मान कोई ट्यूबिंग है ना, कोई ट्यूबिंग वो ऐसे हो जाए है ना, आगे से वो क्या हो जाए, थोड़ी सिकुड़ जाए, वो क्या कहलाता है, नैरोइंग कंडीशन कहलाती है ना, नैरोइंग। तो इसमें क्या होगा कि ब्रोंकस का नैरोइंग हो जाना या फिर उसका स्पाज्म हो जाना। अगर वो स्पाज्म हो जाएगी तो जो एयरवे है, वो जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, मतलब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। अब क्या होगा कि वहां से ना तो एयर आएगी और ना अंदर जाएगी। अगर अंदर आएगी और जाएगी तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। पेशेंट क्या करता है, पूरा एफर्ट लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ब्रोंकस स्पाज्म हो जाता है, मतलब अस्थमा के अंदर ब्रोंकस स्पाज्म हो जाता है, जिसके अंदर मसल्स क्या हो जाती है, स्पाज्म हो जाती है, मतलब मसल्स सिकुड़ जाती है। स्पाज्म का मतलब ही सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब क्या है, स्पाज्म। दोनों चीजें मैंने मेंशन की है। ठीक है, ऊपर लिखा है मैंने ब्रोंकस स्पाज्म है, ठीक है, ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाना, और नीचे लिखा है मैंने जिसमें मसल्स सिकुड़ जाती है, जो ब्रोंकस की जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना। और दूसरा क्या होगा, जिसे हम ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा है अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक एलर्जी कंडीशन है ना, अस्थमा एक एलर्जी कंडीशन है। और वो एलर्जी कंडीशन हो कहां पे रही है, इसलिए हमने साफ साफ मेंशन किया है कि जिसे हम ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से जानते हैं। मींस कि ब्रोंकस का क्या हो जाना, स्पाज्म हो जाना ही क्या कहलाता है, अस्थमा कहलाता है। ठीक है, यहाँ की बात वो समझ में आ रही है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, कोजेज लिखे हैं हमने। एएनएम के रिलेटेड क्या है, हमने पूरे सिम्टम और हमने कोज मेंशन किया है कि हम ये चाहते हैं कि एएनएम के जो भी स्टूडेंट वो क्या कर पाए, इसको आसानी से समझ पाए। हम उसके रिलेटेड क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसके रिलेटेड क्या करते हैं, बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे फिर हमने लिखा है कोज। कोज का मतलब होता है कारण, है ना। और देखो हम आपको एक चीज बता दें कि कोजेज को हम एटियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूं, मैं कोजेज को अपन एटियोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। कोजेज को हम एटियोलॉजी के नाम से भी जान सकते हो। अगर आप यहाँ पे एटियोलॉजी लिखोगे तो भी सही रहेगा और आप कोजेज लिखोगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो कोजेज में हमने फर्स्ट मेंशन किया है कि एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि अस्थमा क्या है, एक एलर्जी रिएक्शन है। एलर्जी रिएक्शन कैसे है, जैसे मानो किसी क्या हो, किसी पेड़ पौधे से क्या हो एलर्जी रिएक्शन हो, किसी मिट्टी से एलर्जी, मतलब किसी से भी हो सकती है, एलर्जी रिएक्शन होती है। जैसे होता है ना कि अभी क्या हो रहा है कि दीपावली का सीजन चल रहा है, दीपावली के सीजन में क्या होगा कि धूल मिट्टी का काम करना पड़ेगा अपन को। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिसको अगर एलर्जी है उसको क्या होगा, कुछ समय के लिए एलर्जी होगी और अस्थमा क्रिएट होगा। ठीक है, और ब्रोंकस का क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा, वही क्या कहलाता है, अस्थमा कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोज हमने क्या लिखा है, देखो एलर्जी रिएक्शन, है ना। उसके बाद एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब
कि धूल मिट्टी से बाहर आप घूमने जाते हो, है ना, गाड़ियां चलती है, धुआं वगैरह होता है, उससे अगर होगी एलर्जी तो वो क्या करेगी, ब्रोंकोस को स्पाज्म करेगी और अस्थमा को क्रिएट करेगी। उसके बाद लिखा हमने स्मोकिंग, जो क्या है लंबे समय तक क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग करने से क्या होता है, अपने लंग्स के अंदर, है ना, जो मसल्स होती है वहां पे मास्ट सेल्स होती है, और उस मास्ट सेल से क्या होगा, हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है ना। तो जब अपन क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो मास्ट सेल्स क्या होती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, और वो स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, वहां से हिस्टामिन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो क्या करते हैं, अपने पूरे जो लंग्स वाली जो ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेशन करता है, इन्फेक्शन करता है, और धीरे धीरे क्या होती है, ब्रोंकस स्पाज्म होने लगता है। उसके बाद में है एनवायरमेंट कंडीशन। एनवायरमेंट कंडीशन क्या होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कोल्ड एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन मतलब एलर्जी कंडीशन होती है, कि मुझे सर्दियों में क्या होता है, मेरा नाक बंद हो जाता है ना। नाक बंद होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाता है, वहां से क्या है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कि आप ना तो सांस को अंदर ले पाते हो अच्छे से और ना ही छोड़ पाते हो। अगर ये कंडीशन करते हो आप तो क्या है कि आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर, और सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन होती है ना, सब मेडिसिन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर एक मेडिसिन का अपन मेंशन करना चाहिए तो बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होती है, अपन अगर इस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो वो भी क्या करती है, अस्थमा को क्रिएट करती है ना। कुछ मेडिसिन है जिसमें मैंने क्या किया, बीटा ब्लॉकर्स को यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद है सम प्रोफेशन। सम प्रोफेशन का मतलब कि जैसे मानो कि आप किसी रुई की फैक्ट्री में काम करते हो, कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हो, तो वहां पे क्या होगा कि आपको अगर रुई क्या है, हम जानते हैं रुई क्या होगी, जैसे वो निकलेगी तो वो क्या एयर में जाती है ना, और अपने रेस्पिरेशन द्वारा वो अंदर चली जाती है। तो एलर्जी कंडीशन हुई कि मुझे क्या है, इस कॉटन से मतलब इस रुई से एलर्जी है। समझ रहे बात आप कि हमको क्या है, इस रुई से एलर्जी है, कि अगर मैं इस रुई वाले व्यवसाय में काम करूंगा तो मेरा अस्थमा होगा, क्योंकि एलर्जी होना ही अस्थमा है। सीधा सा मीन्स आपको ये दिमाग में रखना है कि एलर्जी होना अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ही क्या है, अस्थमा। आपकी स्किन पर एलर्जी होती है तो आपको अस्थमा नहीं होगा। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा कोई भी कंडीशन में कोई भी वेस्ट पार्टिकल आपके अंदर जाता है, वो क्या करता है, अस्थमा को क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज से क्या है, एलर्जी होती है, ठीक है। जैसे मानो कोई चमड़े की फैक्ट्री में काम करता है तो उसका धुआं, जिसमें लिख देता हूं वहां पे हिंदी में, जैसे मानो कि कोई चमड़े की फैक्ट्री में काम करता है, चमड़े को क्या करना पड़ता है, जलाना भी पड़ता है। तो अगर उसका क्या होगा, उसका जो वेपर है, उसका जो धुआं है, वो अगर आपके अंदर जाएगा वो भी क्या करेगा, ब्रोंकस का स्पाज्म करेगा। अब ब्रोंकस का स्पाज्म होता कैसे है कि जैसे मानो कि अपने जो मास्ट सेल्स है उससे प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिक्रेशन होता है लंग्स के अंदर, और वहां से हिस्टामिन का भी सिक्रेशन होता है ना। अगर क्या हो कि अगर इसका लेवल बढ़ जाए, है ना, हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाए और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाए, तो वो क्या कर देंगे, ब्रोंकस को स्पाज्म कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्टम की। समझ में आ गई बात आपको? अस्थमा क्या है? अस्थमा है ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाना, बस बात खत्म हो जाती है ना। ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाना किसी भी एलर्जी कंडीशन के कारण, किसी भी एलर्जी कंडीशन के कारण जो अपने ब्रोंकस होती है उसका स्पाज्म हो जाना, मींस उस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, सिकुड़ जाना, क्या कहलाता है, अस्थमा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अस्थमा के कारण कौन इफेक्ट हो रहा है, ब्रोंकस इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से भी हम जानते हैं। फौज में आपको बता दिया है कि एलर्जी रिएक्शन होगी, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, अस्थमा होगा। उसके बाद एयर पोल्यूशन के कारण भी क्या होगा, अस्थमा होगा। स्मोकिंग के कारण भी क्या होगा, अस्थमा होगा। और एनवायरमेंट कंडीशन के कारण भी अस्थमा होगा। जैसे मानो कोल्ड एनवायरमेंट में कोई जाता है घूमने के लिए, तो क्या है कि उसको ठंड से क्या है, एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अस्थमा होगा। सब मेडिसिन में एक मेडिसिन हम मेंशन कर दी मैंने, बीटा ब्लॉकर, जैसे मानो एटेनोलोल है, बीटा ब्लॉकर है, उसके कारण में क्या होता है, अस्थमा होता है। सम प्रोफेशन, जैसे मानो कि आप रुई की फैक्ट्री में काम करते हो, चमड़े फैक्ट्री में काम करते हो, तो वहां पे भी क्या होगा, आपको अस्थमा होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। अब बात करते हैं अपन सिम्टम कि हमने डेफिनेशन पढ़ ली एक्चुअल में क्या होती है, हमने कॉजेज पढ़ ली एक्चुअल में क्या होते हैं, और हमने अब पढ़ेंगे इसके सिम्टम कि अस्थमा होने के बाद कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं, कि जब हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को अस्थमा हो चुका है, मतलब अस्थमा कंडीशन पेशेंट को अपीयर हो चुकी है, पेशेंट अस्थमा से सफर हो चुका है। सफर का मतलब यहाँ पे ग्रसित होता है ना, कि सफर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रसित होना, कि इस कंडीशन के कारण जो व्यक्ति है वो अस्थमा से सफर हो चुका है। तो सिम्टम देखो आपसे क्या क्या लिखे मैंने यहाँ पे, डिस्निया लिखा है, डिस्निया का मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है ना, एएनएम के से रिलेटेड सांस लेने में परेशानी होना। अगर अपन इसको इंग्लिश में बोलें तो डिस्निया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्निया, है ना, कि
सांस लेने में अगर परेशानी होती है हम उसको मेडिकल भाषा में डिस्निया बोलते हैं। मैंने यहाँ पे सांस लेने में परेशानी हिंदी में लिखा है, लैंग्वेज में आपको मैंने बोल के बता दिया है कि डिस्निया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में क्या होनी, परेशानी होना। ठीक है, उसके बाद है व्हीजिंग साउंड, है ना, एक सीटी जैसी साउंड सुनाई देती है, एक सीटी जैसी क्या होगी, सांस आएगी, है ना। आप देखना कभी भी ओल्ड एज में कोई व्यक्ति होगा, आप अपने गांव में जाते हो, घरों में जाते हो ना, बूढ़ा व्यक्ति आपको चौराहे पे बैठा हुआ मिलेगा कोई भी, तो उसको देखना अगर उसको अस्थमा प्रॉब्लम होगी, अगर उसको जब वो क्या करता है रेस्पिरेशन छोड़ता है ना, अगर वो लेगा आसानी से ले लेगा, जब वो छोड़ेगा तो एकदम पूरा जैसे सीटी जैसी आवाज आएगी। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, है ना, कि श्वास छोड़ते समय व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा। तो हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हाँ व्यक्ति को अस्थमा हो सकता है। ठीक है, तो व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम क्या करते हैं व्यक्ति श्वास छोड़ता है उस समय आपको एक सीटी जैसी साउंड आवाज सुनाई देती है, जो क्या कहलाता है, व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा, अस्थमा के अंदर व्हीजिंग साउंड होता है। तो यहाँ पे मैं चलो मेंशन कर देता हूं आपको थोड़ा सा रहे, मोस्ट कॉमन सिम्टम अस्थमा के अंदर व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, श्वास को छोड़ते समय। ठीक है, अगर आपको सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है इट मींस क्या है, पेशेंट को क्या मतलब हुआ इसका कि पेशेंट को अस्थमा है। ओके, उसके बाद है टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब सांस तेज चलना, इंक्रीज रेस्पिरेशन, है ना, इंक्रीज रेस्पिरेशन। जैसे मानो आप रेस्पिरेशन कैसे काउंट करोगे, जैसे मानो जैसे मैं सांस न देखा, आप अच्छे से गौर से देखना मुझे, दिस इज ए रेस्पिरेशन रेट, ये क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन रेट कहलाती है। अब व्यक्ति को अस्थमा है तो वो क्या करेगा, ऐसे सांस लेगा, क्यों, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है। अब व्यक्ति सांस तो लेगा तो अपना एफर्ट लगाएगा, तो ऐसे सांस लेगा तो वो क्या है, पेशेंट को अस्थमा हो चुका है। तो उसमें क्या होगा, टेकिपनिया होगा, सांस तेज चलना, है ना, जो सांस है वो क्या करेगा, तेज सांस लेगा। उसके बाद है टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब है धड़कन का बढ़ जाना। वो धड़कन कितनी बढ़ जाती है, तो अपन इसको एक नॉर्मल वे में बात ले चलें कि अबाउट 100 बीट पर मिनट, अबाउट 100 बीट पर मिनट। ठीक है, अबाउट 100 बीट पर मिनट, मतलब टेकिकार्डिया क्या होता है कि पल्स का, अपनी जो पल्स है यहां से लेते हैं अपन पल्स लेने की 9 साइट होती है, मोस्ट कॉमन 9 साइट होती है पल्स की। अपन क्या है रेडियल आर्टरी से पल्स लेते हैं, है ना, यहाँ से पल्स लेंगे। तो अगर वो क्या हो कि 100 से ऊपर चली जाए तो पेशेंट को क्या है, टेकिकार्डिया। अगर पेशेंट को क्या है कि पेशेंट क्या करे, सांस ले रहा है, सांस लेगा तो टेकिपनिया होगा, और उसी के साथ क्या उसकी पल्स भी बढ़ी रहेगी। ठीक है, उसके बाद है रेस्टलेसनेस। आप ये तो मान के चलो कि रेस्टलेसनेस का मीन्स क्या होता है। देखो सीधा सीधा आपको नॉर्मल में बताते हैं कि पेशेंट को श्वास में प्रॉब्लम हो रही है ना, अपन पढ़ रहे हैं सीधी सी अपने लिखा है यहाँ पे अस्थमा, और अस्थमा क्या है, एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, ये बात आपको क्लियर हो जाती है ना। हमने जब निमोनिया जो इससे पहले 2 क्लासें हुई थी उसमें हमने निमोनिया बताया था, निमोनिया क्या थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, और अस्थमा भी क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर व्यक्ति को क्या हो रहा है, श्वास की प्रॉब्लम हो रही है, तो बताओ व्यक्ति क्या बेड पे लेट पाएगा या फिर खड़ा रह पाएगा, वो एक्टिविटी करेगा, है ना, कभी बैठेगा, कभी लेटेगा, कभी टेढ़ा लेटेगा, कभी सीधा लेटेगा, है ना। तो क्या वो रेस्टलेसनेस होगा कि उसको क्या रेस्ट नहीं मिल रहा, है ना। कभी क्या करेगा, अपने साथी वैसे करेगा, समझ रहे बात आपको, कभी लेटने की कोशिश करेगा, कभी बैठेगा वो, कभी चलेगा वो, है ना, मतलब वो बेचैन रहेगा, है ना। इसका अगर अपन एक वे में बात करें तो बेचैनी रहती है पेशेंट को, है ना। बेचैनी समझते हो आप कि व्यक्ति ना तो बैठ पाएगा, ना लेट पाएगा, ना खड़ा हो पाएगा, ना अच्छे से श्वास ले पाएगा। ठीक है, व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है, श्वास की प्रॉब्लम है, तो वो रेस्टलेसनेस रहता है। उसके बाद है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस को मैं आपको मेंशन कर देता हूं इंग्लिश में, हिंदी में बता देंगे आपको। एक्सेसिव स्वीटिंग मतलब बहुत ज्यादा क्या आना, पेशेंट को पसीना आना। लिख देता हूं हिंदी में, बहुत ज्यादा पसीना आना। ठीक है, क्या कहलाता है, डायफोरेसिस कहलाता है ना। व्यक्ति को क्या है, श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेगा वो, तो उसको क्या होगा, एक्सेसिव पसीना आएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अस्थमा में हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके कॉज पढ़े और इसके सिम्टम पढ़े, है ना। मैं 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा बोर्ड से साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप क्या कर पाओ, अपने नोट्स को मेंटेन कर पाओ आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले टॉपिक को डील करने के लिए।
मैं आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने अस्थमा डेफिनेशन पढ़ ली, इसके कोज पढ़ लिए और हमने इसको सिम्टम पढ़ लिया। ठीक है, तो आप हमारे इस स्टेटो स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, जिसके क्या हो हम मोटिवेटेड होते रहें और आपके लिए एक शॉर्ट वे में एक एएनएम से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे टॉपिक आप प्रोवाइड करवा सके। थैंक यू सो मच।